नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड एक बहुत महत्वपूर्ण अनाज के बारे में है जो सूर्य की ही प्रजाति में गिना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वो राहु का अनाज गिना जाता है और वो अनाज है जौ। जौ हमारे लिए किस तरह से उपायों में काम आता है, वो हमारे जीवन में किस तरह से लाभकारी है, किन उपायों के जरिए हम ग्रहों को शांत कर सकते हैं, राहु की नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये हमें लाभ दे सकता है, किन परिस्थितियों में हमें लाभ दे सकता है, वो सारी चर्चा मैं आज यहाँ पर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जौ के बारे में आप जानते ही हैं कि जौ पूजा में यूज होता है। माता के नवरात्रे जब भी आते हैं तो खेतरी बीजे जाती हैं। जौ गेहूं की अपेक्षा थोड़ा सा हल्का होता है, भले ही वो उसी प्रजाति में गिना जाता है, अन्न में इसको गिना जाता है, लेकिन ये गेहूं की अपेक्षा हल्का होता है। मोटा अनाज होने के कारण भारत में बड़ी आसानी से पाया जाता है। दोस्तों, जौ कई तरीके से हमारे प्रयोग में आता है। इसे हम लोग बीमारी के लिए यूज करते हैं, इसको हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, इसको उपाय के रूप में यूज करते हैं ग्रहों की शांति के लिए। दोस्तों, जौ पक्षियों को भी डाले जाते हैं ताकि राहु की जब भी कोई नेगेटिविटी हो तो वो इससे ठीक हो सके। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए या वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से देखा जाए तो जौ का जो गुण होता है, उसका स्वाद होता है, वो फीका होता है। इसको एक अनाज के रूप में देखा जाता है। जब भी 7 अनाज की बात हो तो उसमें इसकी एक काउंटिंग होती है। तासीर में ये शीतल और ठंडा होता है। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण ये पेट को शांत करने में बहुत मदद करता है। इसका सबसे बेहतर फ़ायदा ये होता है कि ये पेट की कब्ज़ को ठीक करने में बहुत मदद करता है। जिन लोगों को खूनी बवासीर होती हो या पेट के अंदर गर्मी रहती हो, बार बार प्यास लगती हो या बुखार आता हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें, कोई भी बीमारी परेशान करती हो तो उसमें जौ का सेवन या जौ का प्रयोग अलग अलग विधि से अगर किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा पुराना बुखार या कोई टीवी वगैरह हो तो उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। दोस्तों, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो त्वचा की झुर्रियां हैं उनको ढकने में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग अगर आप उपचार के रूप में करते हैं, जौ का सेवन करते हैं, जौ के आटे का सेवन करते हैं या जौ के पानी का, तो उससे आपके चेहरे पे निखार रहते हैं। जौ के सत्तू को बनाकर उसको पीते हैं तो उससे आपके पेट की गर्मी दूर होती है, त्वचा पर निखार आता है। सत्तू को शरीर पर मलने से उसके जहाँ पर कोई जल गया हो या कोई त्वचा में विकार आ गया हो, किसी तरह का दाग आ गया हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ठीक होती हैं। कहीं पर किसी के जलने से बहुत ज़्यादा घाव हो गया है या बहुत ताज़ा जला है तो सत्तू को अगर तिल के तेल में मिलाकर और उस जले हुए स्थान पर लगाया तो बहुत जल्दी आराम आता है, बहुत ठंडक मिलती है। जौ के आटे को पानी में मिलाकर पीने से या नींबू मिलाकर पीने से तो इससे जो हमारी त्वचा होती है उसमें सॉफ्टनेस आती है। बच्चों की चिकित्सा में ये बहुत काम आता है। जिन स्त्रियों के गर्भ में प्रॉब्लम आती है, जिनको गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, गर्भपात होता रहता है, वो स्त्रियां जौ के आटे को प्रयोग में लेते हैं तो उससे इनको उनके गर्भ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, जिन लोगों को भी गले की संबंधित परेशानियां हैं वो अगर सुबह के समय जौ के दानों को चबाकर खाएं तो उससे उनका गला खुल जाता है, उनके गले की इन्फेक्शन या किसी भी तरह का सूजन वगैरह वो कंट्रोल हो जाती है। जौ के पानी को पीने से पथरी गल जाती है। पथरी से संबंधित जितने लोगों को रोग है उनको अगर वो जौ की रोटी या जौ का सत्तू लेते हैं या फिर जौ का पानी पीते हैं तो उससे उनकी पथरी पूर्ण रूप से बाहर हो जाती है। जिन लोगों के पेट में गर्मी रहती है, जिनके पेट में हमेशा जलन की स्थिति रहती है, उनको सत्तू का पानी पीने से या जौ का पानी पीने से एक तो प्यास बार बार नहीं लगती और शरीर में जो पानी का बैलेंस होना चाहिए वो कंट्रोल रहता है। दोस्तों, जौ को प्रयोग में लेने से डायबिटीज कंट्रोल होती, हाई बीपी की शिकायत ये भी कंट्रोल होती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं
बहुत घट जाती हैं। वज़न घटने में इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल ये हमेशा बैलेंस करके रखता है, कंट्रोल कर रखता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जौ का प्रयोग चाहे वो पानी के रूप में करें आप, चाहे उसको आटे के रूप में करें या किसी भी रूप में आप करते हैं, तो उससे कैंसर तक को नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ये सारे जौ के गुण। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि उपायों में किस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब भी शारीरिक परेशानी आ रही हो, किसी भी तरह का रोग शरीर से हट ना रहा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट बार बार आ रहे हों और आपको समझ में आए कि ये राहु और सूर्य की कहीं शरारत है, राहु का आपकी कुंडली में लगन से गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आप 1 किलो जौ को रात भर मरीज के सिरहाने के पास रखें, या ऐसे जो परेशानी राहु के प्रकोप से परेशान है उसके सिरहाने रखें, सिरहाने के पास रखें, किसी बर्तन में रखें और दूध डाल दें, दूध में भिगो कर रखें, पूरी रात उसको भीगने दें। सुबह तक वो जौ जो हैं वो दूध को सोख लेंगे और वो नरम पड़ जाएंगे, जो उनके अंदर की शक्ति है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसको आप या तो पक्षियों को डाल दें या फिर जल प्रवाह कर दें। ये दोनों कार्य आप कर सकते हैं। इससे जो मरीज है जिसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, अचानक परेशानियां आ रही हैं, अचानक कोई बड़ी दुर्घटना घट रही है, तो उस चीज़ पर कंट्रोल आ जाएगा। राहु की शरारत आपको कंट्रोल होती हुई महसूस होगी। दोस्तों, अगर घर के अंदर बार बार कलेश हो रहा है, घर में शांति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे के हालात खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में 400 ग्राम जौ को दूध में धोकर जल प्रवाह करते हैं 4 दिन लगातार, तो इससे राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल होती है। ये 4th हाउस में जब राहु आते हैं तो उस समय पर ये कार्य कर सकते हैं आप, उससे आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि संतान पैदा होने में दिक्कत आती है। राहु का 5वें घर में होना, 11वें घर में होना, 9वें घर में होना या लगन में होना वो संतान में बाधक बन जाता है। तो ऐसे में अगर बार बार संतान में प्रॉब्लम आ रही है, कंसीविंग हो नहीं पा रही या कंसीविंग होने के बाद दिक्कत पैदा हो जा रही है, अचानक कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कोई गारंटी नहीं देते, तो ऐसे में आप जौ को दूध में धोकर, जिस भी कुंडली में 5वें घर में राहु हो, वो व्यक्ति 3रे महीने के बाद जब पेट में होता है उसी समय पर 1 बोतल कांच की लें, उसमें जौ भर दें, उसमें दूध भी भर दें और उसको ढक्कन लगाकर घर में कहीं अंधेरी जगह पर दबा कर रख दें, अंधेरी जगह पर रख दें उसको अलमारी के अंदर, और जब तक संतान पैदा ना हो जाए तब तक उसको रखे रहें। तो इससे गर्भ की रक्षा होती। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको बीमारियों का पता नहीं चलता, डॉक्टर पैसे खर्च करवाते जाते हैं, टेस्ट पे टेस्ट करवाते जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में गौमूत्र से जौ को धोकर आप उसे जल प्रवाह करते हैं तो आपको इमीडिएट उस बीमारी का पता चलेगा और आप उसका ट्रीटमेंट सही से ले पाएंगे। नहीं तो अनाप शनाप सारे पैसे आपके खर्च होंगे, शरीर पर डॉक्टरों का एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ से मुसीबतें आ जाती हैं, चोट पर चोट लगती हैं, आर्थिक चोट, शारीरिक चोट, घर में तनाव की स्थिति खड़ी हो जाती है, रिश्ते नाते अचानक खराब होने शुरू हो जाते हैं, एलिगेशंस आपके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। राहु आपके 8वें घर में बन रहे हों, राहु आपके 12वें घर में बन रहे हों, तो ऐसे में आप 1 किलो जौ लें, उसको गौमूत्र के छींटे मारें, लाल कपड़े में बांधें और घर की अंधेरी जगह पर वजन से दबा कर रख देते हैं, तो इससे ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। दोस्तों, कोई काम ना बन पा रहा हो, काम बनता बनता लास्ट मोमेंट पर अटक रहा हो, तो ऐसे में आप 1 किलो जौ को लें, उसको दूध के छींटे मारें और लाल कपड़े में बांध के उसको घर में अंधेरी जगह पर वजन से दबा कर रख दें। हर महीने इसको बदलते रहें। जो घर से हटाएंगे आप उसको कहीं बाहर चींटियों कीड़ियों के लिए आप डाल दें। ऐसा आप लगातार करते रहते हैं तो जो आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं, जो बार बार बदलाव की स्थिति बन रही हैं, आपके कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, उस चीज़ पर आपको फ़र्क दिखेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जौ के हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं, उपायों के रूप में हम उसको किस तरह से लेते हैं, आयुर्वेद के रूप से वो किस तरह से हमारी बीमारियों में कंट्रोल करता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
नमस्कार।